हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्लास 10th हिस्ट्री का यह पहला अध्याय है और वर्ल्ड हिस्ट्री 9th-10th में दिया गया है। और बीपीएससी जो कि आप एग्ज़ाम पहले भी दिए हैं और आगे देने भी वाले हैं, तो आपको पता होगा कि 1 to 5 में भी एक दो क्वेश्चन जो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया था, जैसे कि पेड़ के बारे में पूछा गया था कि जो स्लीपर है उसके बारे में, ये क्लास 9th में आपको दिया गया है। और कुछ एक दो क्वेश्चन हमको याद नहीं है वैसे, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो था वो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का पूछा गया। और 9th-10th आप जब पढ़ते हैं तो आपको वो सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एनसीईआरटी से हो या एससीईआरटी से, सब टॉपिक वही है, सिर्फ समझने और समझाने का तरीका अलग है। कुछ कुछ पॉइंट जो हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी में कुछ कुछ पॉइंट अलग भी हैं। तो सारी घटनाओं को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका खंड एक ही है, घटनाएं और प्रक्रियाएं। वर्ल्ड हिस्ट्री का यहाँ पर हम जो है क्लास 10th का अध्ययन करेंगे और क्लास 10th में हम आज पहला अध्याय जो होगा उसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला जो अध्याय है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और उसके जो भी आगे की प्रोसेस हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है। और अभी आप हाल ही में अन्य घटनाओं से गुजरते हुए, जो हाल ही में हो रहा है घटना, जैसे यूक्रेन का हो गया और एक दो दिन पहले इधर भारत और कनाडा का शुरुआत हुआ है, ये सब जो हैं घटनाएं आपको विश्व में देखने को मिलती है। आप देखते हैं कि अभी यूक्रेन वार जो कि 1 साल से चला आ रहा है, अभी देखिए एक खालिस्तान की मांग को सपोर्ट करने के उपरांत यहाँ पर कनाडा और भारत के बीच कुछ विवाद यहाँ पर उभर आए हैं। ये सारे जो हैं पॉइंट आपको देखने को विश्व में देखने को मिलते हैं। कैसा किसके साथ संबंध है। अभी G20 का समिट हुआ, इसमें आपने देखा कि अनेक देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश का नेतृत्व करते हुए यहाँ पर पहुँचे। अनेक समस्याओं को सुलझाने के लिए, अनेक समस्याओं से जो है निजात पाने के लिए, अनेक समस्याओं को कैसे हम दूर कर सकें, कैसे अपने व्यवसाय को आगे तेज और विकसित कर सकें, इन सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई। पर्यावरण को देखते हैं, आप अर्थव्यवस्था को देखते हैं, इन सारे बातों को यहाँ पर चर्चाएं के रूप में पेश करते हैं। यहाँ पर 60 शहरों में 200 से अधिक जो है चर्चाएं होती है, बैठकें होती है। ये सारे करंट अफेयर्स के तौर पर आपको पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जो है विश्व के बारे में यह सारी बातें आपको जाननी है कि मतलब कि ये नंबर जो है G20 का कितना नंबर का था, 18 नंबर का था। सबसे पहले किसने किया, अमेरिका ने किया। यह जो है 2023 वाला किसने किया, तो भारत ने किया। 2024 का कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं और यहाँ पर हमने थोड़ा आपको पाठ परिचय दिया लेकर, और यहाँ पर हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम पहले पॉइंट से। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ दृश्य आपको देखने को, अनेक झंडे मिल रहे हैं और मूर्तियाँ मिल रही है। ऊपर में भी आपको यहाँ पर जो बातें हैं वो बातें आपको देखने को मिल रहे हैं। कोई कट मर रहा है, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है। ये सारे जो हैं यहाँ पर चित्र में दर्शाए गए हैं। एक दूसरे का तिरंगा अपना जो है थामे हुए बहुत सारे जो हैं चित्र आप देखते हैं कि चित्र आखिरकार दर्शाती क्या है। चित्र ये दर्शाता है कि आपका हाव भाव कैसा है। आप अपना जो है फ़ोटो लेते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं, अनेक प्रकार के जो है पोज देते हैं, तो वो हाव भाव को दर्शाता है। आप किसी झंडे को लेकर अपना जो है इंडिकेट करते हैं कि हम जो है इस देश के निवासी हैं। ये सारे जो हैं एक प्रतीक के रूप में आप इसको जानते हैं। वही यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में कि फ्रेडरिक सारियों विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों
का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848। ये पॉइंट याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर जो है एक एक बिंदु को लेकर चलेंगे और थोड़ा यह जो है लंबा वीडियो बनेगा। अगर हम कोशिश करें तो इसको 2 पार्ट में हम करेंगे कोशिश, क्योंकि 28 पेज है और एक बार में आप नहीं समझ पाइएगा। इसको धीरे धीरे करेंगे हम, और यहाँ पर इसलिए धीरे धीरे करने की कोशिश में हम हैं क्योंकि आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी यह बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 10th क्लास के बोर्ड के जो भी स्टूडेंट होंगे, जो बिहार बोर्ड हो या आप जो है सीबीएसई बोर्ड हो, सब बोर्ड, जैसे आप हिंदी मीडियम हम पढ़ा रहे हैं तो हिंदी मीडियम में जितने भी बोर्ड आते हैं उस बोर्ड में आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम चलते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा गया है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों को एक ही श्रृंखला में बनाई। ये चित्र आपने देखा। इनमें जो है उसने सपनों का एक संसार रचा जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों में स्त्री पुरुष एवं लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियों के कल्पनादर्श मतलब यूटोपिया में दुनिया के लोग अपने राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। हमने आपको पहले भी बताया कि ये पहचान किस प्रकार से की जाती है, ये आप देख सकते हैं। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ें तो यहाँ पर दिया गया है कि स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास, यहाँ पर इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको पहले हम जो है कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ के जो नए शब्द हैं और गतिविधि के बारे में तो आप पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो पहला पॉइंट में हम प्रतिमा के पास के बाद हम चलेंगे तो अभी जो है पहुँचा है और उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। और यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाहत थी। जर्मन लोग के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लामांडे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया। अब हम ऊपर चलें तो आपको यहाँ पर ईसा मसीह अनेक प्रकार, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये दर्शाता है। यहाँ पर आप नए शब्द को अगर देखें तो निरंकुशवाद है, एब्सोल्यूटिज्म। मतलब निरंकुशवाद मतलब होता है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। मतलब समझ रहे हैं कि जहाँ पर आपको याद रखना है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसको जो भी है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होगा। और इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर
आधारित और दमनकारी सरकारें चलाती है, जैसे अभी म्यांमार का सरकार आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर है एक शब्द जिसको आप कल्पना दर्श कहते हैं, जिसको यूटोपिया, यानी कि ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, तो इसको कल्पना दर्श कहा जाता है। और निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। और इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। देखिए आगे अगर हम इस बिंदु स्रोत का पर आएँ, तो यहाँ पर है कि राष्ट्र क्या है। इसको अगर हम समझें तो अर्नेस्ट रेनन के द्वारा ये जो हैं फ्रांसीसी दार्शनिक हैं, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अर्नेस्ट रेनन जो हैं कहाँ के हैं, क्या हैं, तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इनका काल जो था वो 1823 से 92 तक का, और 1882 में सावान विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था क्वेस्ट सिक्यूअन नेशन। तो ये राष्ट्र क्या है। अगर इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। अगला बिंदु है कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, और यहाँ पर अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्पना का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम को करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः यह एक बड़ी और व्यापक एकता, मतलब लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है। और इसका जो है अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह है। यह प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह के लिए जाने का अधिकार जो है किसी का अधिकार है, तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना राष्ट्र की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता, तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन के रूप में आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक शब्द है, नए शब्द, जिसको आप जनमत संग्रह के नाम से जानते हैं। आखिरकार जनमत संग्रह किसको कहते हैं। जन मतलब लोग, मत मतलब मतदान जो आप करते हैं, आपका विश्वास है मतदान पर, जानते हैं आप। संग्रह यहाँ पर देखें तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। इसी को आप जनमत संग्रह के नाम से जानते हैं। अब जो है दूसरे पैराग्राफ का हम अध्ययन करेंगे, जो हम इसके पहले कर रहे थे। देखेंगे इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिसकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुत राष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राज्य का उदय हुआ।
यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एवं केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसकी अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना जो है अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध जो है प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। अब एक एक बिंदु को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि अब आपका अध्याय शुरू होता है। अभी तक 10 से 15 मिनट आपने इसका सिर्फ जो है एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में इसका इंट्रो देखा। अब हम इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम और आपके ज्ञान और आपकी जो भी जिज्ञासाएं होती है कि हम पूरा अध्ययन करें उस पर यह खरा उतरने वाला है। अब हम अगर चलें तो पहला इसका जो टॉपिक है वो है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। देखिए यहाँ पर राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट यहाँ पर बात है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। आपसे पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब, तो 1789। इस बार जो स्टेट का एग्ज़ाम देकर आप सब आए हैं तो आपको पता होगा कि क्लास 9-10 से हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से पूछा गया और लगभग जो है एक नंबरिया क्वेश्चन, सिर्फ एक आंसर। इसमें आपको बहुत सारे जो हैं फैक्ट भी पूछे गए थे जो आप बनाकर आए हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में होती है। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनयिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। अगला पॉइंट है कि फ्रांस के बारे में अगला पॉइंट है कि भारत यहाँ पर प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। देखिए प्रीति भूमि ला पैट्री और नागरिक ला टोजैन यहाँ पर है, और जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा द ट्रिकलर चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। अब स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई संतुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों में हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। ये क्वेश्चन जो है आपको बीएसएससी में भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपसे कहा गया है कहाँ की कौन भाषाएं हैं, मुद्राएं हैं, ये सारे जो हैं आपको पढ़ने हैं।
हैं। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि अभी एग्ज़ाम बहुत हैं आपके जो हैं आने वाले, और एग्ज़ाम में आप हर एग्ज़ाम का पार्टिसिपेट जो है हर एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आपको जो बीएसएससी, जो बीपीएससी सभी का सिलेबस सेम ही है। सिर्फ थोड़ा आप रिवीजन करते रहेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम का जो धार है वो मजबूत होता, मतलब कि धारदार होता चला जाए। यहाँ पर अगला पॉइंट में अगर देखें तो क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर पूरे यूरोप में, मतलब खबर जो है यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्ध के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। अगला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ा इधर आप देखिएगा, एक चित्र, दो चित्र है इसके बारे में। ये चित्र जो दिख रहा है आपको, एक जर्मन पंचांग है या ये तिथि पत्र है का मुख्य पृष्ठ ये देखने को मिल रहा है आपको, जिसे पत्रकार एड्रियास रेमान ने 1798 में डिजाइन किया। और ये जो यहाँ पर लिखा गया है कि फ्रेंच वास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उसने मिलते जुलते किले की बगल में बनाया। और यह किला जो है जर्मन प्रांत केसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। और इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, नारा था। रेममान एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था, और वह जो है जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। इसमें अगला पॉइंट है कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था। ठीक है, प्रजातंत्र को नष्ट किया। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो चित्र में दिखाया गया है कि वियना कांग्रेस 1818 के बाद का यूरोप, ये 1818 के बाद का ये यूरोप है। वियना कांग्रेस के बाद ये जो दिख रहा है आपको रूसी साम्राज्य है, ये ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य जिसमें हंगरी है और गालिमिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे आते हैं। और उसके बाद देखें तो फ्रांस इधर है, स्पेन है, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेलिया और ट्यूनिस, भूमध्य सागर, ये सारे आपको क्षेत्र, ऑटोमन साम्राज्य भी है इधर, और सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। अब हम अगला पॉइंट में देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि मुगल प्रशासनिक क्षेत्रों में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था। ये आपको जो नेपोलियन के बारे में कहा जा रहा है, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जमींदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों को श्रेणी संघों के नियंत्रणों में हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों
ने नई नई मिली जो है आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून यहाँ पर जो है देखेंगे, पहले इसके देख सकते हैं। एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और नए एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। ये देख सकते हैं एक चित्र जिसमें जबेब क्रेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण हो रहा है। यह दिखाया गया चित्र में आप देखें तो ये जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर द्वारा बनाए गए एक रंगीन चित्र पर जो है ये रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जबेब क्रेन यहाँ पर है कि जबेब केन शहर पर कब्जा हुआ है और यह अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाक से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। और जो एक किसान की गाड़ी जो कि बाएं में दिखाया गया है, यहाँ पर बाएं में छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। बीच का अग्रभाग है, यहाँ पर देख सकते हैं, और अग्रभाग और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारे चित्र में दिखाए गए हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाए जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद है कि हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इन दावे का व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। ये सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए आगे की पॉइंट में कि लेकिन जीते हुए, ये बात के बाद है कि लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहर जैसे कि ब्रसेल्स, मेंच, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले बालों की तरफ स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा जो है नज़र आने लगा। अब ये चित्र को देखें तो राइनलैंड का डाकिया लाइप्त्सिग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। अब डॉलर इसका गिरा जा रहा है, बहुत कुछ जो है गवाता है। मतलब यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्त्सिग की लड़ाई हार कर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। ये जो चिट्ठी है यह डॉलर नहीं बल्कि भूभाग है, और यह भूभाग जो वो हार चुका है वो दिखाए गए, मतलब दर्शाए गए चित्र में हैं। लाइप्त्सिग ये जगह है, ठीक है, इसकी लड़ाई हुई थी। अब हम दूसरा जो है आपका टॉपिक उसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखिए इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण में अगर पहला पॉइंट को देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें ऐसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। ये पॉइंट याद रखेंगे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे।
अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्पस एलप्स एलप्स है के टिलॉर ऑस्ट्रेलिया और सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कोलिन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हेब्सबर्ग हेब्सबर्ग साम्राज्य में लावांडे और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत से भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियां का इस्तेमाल करते थे। ये भाषा वाली बात जो पॉइंट है वो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला है कि गलीशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था और इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन स्लो और स्लोवाक, कार्निओला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर दी गई है, जैसे 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन का इटली पर हमला होता है और नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हो जाती है। अगला तिथि है 1814 से 15 नेपोलियन का पतन, वियना संधि होती है और वियना शांति संधि। 1821 का यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है और 1848 फ्रांस में क्रांति होती है और आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक और आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 से 1870 इटली का एकीकरण होता है और 1866 से 71 में इटली के एकीकरण यहाँ पर 1859 से 70 होता है। 1866 से 71 में जर्मनी का एकीकरण होता है और 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। तो अब देखिएगा दूसरा यहाँ पर पॉइंट में उदारवादी, जिसको लिबरलिज्म भी कहते हैं आप। राष्ट्रवाद के मायने क्या थे? तो लिबरलिज्म के मायने अगर हम देखें तो यूरोप में 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातीन भाषा के मूल लिबरल पर आधारित, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं शताब्दी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार जो होते हैं उसके पक्ष में था, मताधिकार के पक्ष में था। ठीक है। और
यहाँ पर अगर हम देखें तो आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, ठीक है। और वहाँ पर मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिमान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। ये पॉइंट बनते हैं। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए उन 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। ये याद रखेंगे। इनमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और लगभग हर बार 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.3 सेंटीमीटर होता। और नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसी एकीकृत आर्थिक क्षेत्र में निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में वर्षा की पहल पर एक शुल्क संघ ज़ालवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। अब यहाँ पर स्रोत को देखें तो ख में है कि अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मन में ट्यूविंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रीडरिख लिस्ट ने 1834 में लिखा कि ज़ालवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालात जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करने में मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ा कर भी। उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट पर चलेंगे, जिसमें यहाँ पर है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। देखिए रूढ़िवाद क्या है, तो यहाँ पर रूढ़िवाद की चर्चा की गई है
मतलब कि ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, यह रूढ़िवाद है। अब देखिए 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित जो पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों में उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भूसत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। अगला पॉइंट है कि 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के जो है प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन जो कांग्रेस था की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। ठीक है, और इसमें प्रतिनिधि ने 1815 को वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और वंश ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पीडमोंट में जिनेवा जोड़ दिया गया। पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया जबकि पर्सा में सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट थे, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए अगला है कि 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वही आलोचना और जो है असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों से सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यस्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिसने फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। यहाँ पर प्रेस की आज़ादी है। अब यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही है देख सकते हैं। अब देखिए चिंतकों का ये क्लब चित्र में दिखाया गया है कि आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग्य चित्र है। ये देखिए इसमें बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दूसरा दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है जिसमें लिखा है निम्नलिखित शामिल है कि इस
पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। दूसरा, ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे, ठीक है, बटन यहाँ पर मोहरे बांटे जाएंगे। ये सारे जो चित्र में व्यंग को दर्शाया गया है और कहा गया है क्या हम कर रहे हैं। अब है क्रांतिकारी। इसमें अगला पॉइंट जो है वो क्रांतिकारी का है। अब क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों को प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मैत्सिनी। उसका जन्म जो है 1807 में जिनेवा में हुआ था और वह जो है कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। यह जो है बहुत बार पूछा गया है, बन गया। और 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह जो है एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्नों में मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था और सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ये मेटरनिख था, ठीक है। अब यहाँ पर जूसेपे मैत्सिनी और वर्ष 1833 में यंग यूरोप की स्थापना का ये चित्र दिखाया गया है। ये गियाकोमो मांतेगाजा का चित्र है। अब है आपका क्रांतियों का युग। अब हम क्रांतियों के युग का जो है अध्ययन अगले पार्ट में आपको यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर उसके बाद क्रांतियों का युग होगा, उसके बाद जो पॉइंट होगा तीसरा का बाद चौथा और पांचवा जो पॉइंट है उसके जितने भी पॉइंट यहाँ पर बनते हैं वो सारे करेंगे। उसके बाद चौथा है जर्मनी और इटली का निर्माण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट लिए हैं। पहले पार्ट में इसका जो भी बेसिक बनता है वो, और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखने वाले पॉइंट हैं। और पांचवा है राष्ट्र की दृश्य कल्पना, और इसके बाद इसका जो है अध्याय समाप्त होगा। छठे के बाद राष्ट्रवाद और समाजवाद के बाद यह जो है अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा। तो हम अगले पार्ट में यह कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।